डियर स्टूडेंट, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है रासायनिक समीकरण संतुलित करने के नियम। यानी कि आज हम रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखने वाले हैं। और ये वो हिस्सा होता है केमिस्ट्री के अंदर का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक हमें रासायनिक समीकरण बैलेंस करना यानी संतुलित करना नहीं आएगा तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो भी हो रही हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ये पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण हम कैसे संतुलित करते हैं। और यहाँ पर हम बता दें, कल जो हमने टॉपिक बताया हुआ था रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के देखने के बाद में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं आप, साथ ही साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो आपको ये वीडियो मिलेगा वो आपका मिलेगा 10th क्लास साइंस यानी कि कक्षा 10 विज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं, समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। तो आज हम ये जानेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हमें कैसे संतुलित करना है। यहाँ पर कुछ नियम रहेंगे इम्पोर्टेंट, मोस्टली आपके 4 ऐसी बातें होती हैं, 4 ऐसे नियम होते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला जो नियम रहेगा हमारा, अभिकारक व उत्पाद यौगिकों के परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। संख्या क्या करते हैं बेटा? लिखते हैं। मतलब ये है जो हमें रासायनिक समीकरण दिया होगा उसमें हम जो हमारे अभिकारक और उत्पाद हैं उनके यौगिकों के परमाणुओं की संख्या सबसे पहले हम लिखेंगे और ये चेक करेंगे परमाणुओं की संख्या लिखने के बाद में कि ये हमारा समीकरण संतुलित है या असंतुलित है, यानी बैलेंस है या फिर नहीं है। अब कैसे हमें पता चलेगा कि बैलेंस है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है, संतुलित का मतलब दोनों तरफ चीज़ें बराबर हों। यानी अभिकारक के जो यौगिक के परमाणु हैं और जो उत्पाद के यौगिक के परमाणु हैं ये दोनों साइड कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। जब बराबर होंगे अभिकारक और उत्पाद के परमाणु तो समझ जाइए आपका जो समीकरण है वो कैसा है? संतुलित है। तो पहला नियम तो यही हमें बताता है कि हम परमाणुओं की संख्या लिख करके ये जानेंगे कि हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है या असंतुलित है। मतलब जैसे ही आप परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो पहला पॉइंट आपको याद रहेगा, आपको क्या करना है? परमाणुओं की संख्या लिखनी है। किन के परमाणुओं की संख्या? अभिकारक और उत्पाद यौगिकों के परमाणुओं की संख्या। इसके बाद में आप मुख्य तत्व के परमाणु को संतुलित करेंगे। जैसे ही आपने परमाणुओं की संख्या लिख ली उसके बाद में जो आपके मुख्य तत्व होंगे उन्हें संतुलित करेंगे। अब बात आती है कि सर हमें पता नहीं है क्या मुख्य तत्व होते हैं। तो भाई मुख्य तत्व हमारे वह तत्व होते हैं जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के अलावा जो भी तत्व होते हैं वो आपके मुख्य तत्व होते हैं। यानी हाइड्रोजन को हटा दो और ऑक्सीजन को हटा दो, बाकी बचे हुए चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो,
ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन तो यहाँ ही रहा है, ठीक है ना। तो या फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, आयरन हो, कुछ भी हो, इन दोनों तत्वों को छोड़ करके बाकी जो भी हमारे तत्व हैं वो मुख्य तत्व हैं। तो मुख्य तत्व के परमाणु को हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो आपको याद बना रहेगा कि मुख्य तत्व क्या होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी तत्व आपके मुख्य तत्व होंगे। तो पहले आपको चेक करना है परमाणुओं की संख्या लिख करके कि आपका समीकरण संतुलित है या नहीं है। उसके बाद में आपको, अगर आपको दिख रहा है कि समीकरण असंतुलित है, तो आगे क्या करना है, सेकंड पॉइंट जो बता रहा है वो करना है, मुख्य तत्व के परमाणु को संतुलित करना है। सर मुख्य तत्व क्या होते हैं, तो बच्चों समझ आ गया होगा आपको, मुख्य तत्व क्या होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी तत्व मुख्य तत्व होते हैं। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट यानी तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये, अधिक संख्या वाले परमाणु को आप पहले संतुलित करेंगे और कम वाले को बाद में संतुलित करेंगे। तो तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अधिक संख्या वाले परमाणु को आप पहले संतुलित करेंगे और कम संख्या वाले परमाणु को आप बाद में संतुलित करेंगे। मान लीजिए आपके कि 2 या 3 या 4 मुख्य तत्व हैं जो असंतुलित हैं। अब 2 या फिर 3 जो आपके मुख्य तत्व हैं और तीनों असंतुलित हैं, तो उस कंडीशन पर डाउट आएगा कि सर पहले कैसे संतुलित करें, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जाएं या कैसे जाएं, कैसे संतुलित करें। तो भाई अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, आपको काउंटिंग के अकॉर्डिंग जानना है। काउंटिंग के अकॉर्डिंग कैसे जाना है, जिसकी संख्या अधिक होगी, यानी जिस तत्व की संख्या अधिक होगी, जिस तत्व के परमाणु की संख्या अधिक होगी उसे आप पहले संतुलित करेंगे और जिसकी कम होगी उसे बाद में संतुलित करेंगे। और जो चौथी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अंत में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो अंत में आपको करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित, ठीक है ना। ये हाँ मालूम पड़ रहा है या नहीं मालूम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं, ठीक। तो ये 4 बातें होंगी, 4 पॉइंट हो गए, 4 नियम हो गए आपके कि सबसे पहले अभिकारक व उत्पाद यौगिकों के परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। सीधे शब्दों में या कम शब्दों में याद रखना है तो आप ये याद रखो कि परमाणु की संख्या लिखेंगे। पहले हम भैया गिनती करेंगे कि भाई गिनती बराबर है या नहीं है। किसकी गिनती करेंगे, परमाणुओं की। अगर परमाणुओं की गिनती यानी संख्या बराबर होगी तो समीकरण है संतुलित, और बराबर नहीं होगी तो समीकरण है असंतुलित। गिनती कर ली हमने, काउंटिंग कर ली, काउंटिंग करने के बाद में हमें पता चला कि परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है यानी समीकरण संतुलित नहीं है, तो उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे, मुख्य तत्व जो होगा आप उसके परमाणु को संतुलित करेंगे। यानी सीधे शब्दों में आपको ये ध्यान रखना है, अगर समीकरण असंतुलित है और उसमें मुख्य तत्व आपको दिखाई दे रहा है असंतुलित, है ना, तो उस कंडीशन पे आप सबसे पहले मुख्य तत्व को संतुलित करेंगे। मुख्य तत्व में भी अगर 2 या 3 परमाणु आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं तो डाउट आता है आप कैसे पहले संतुलित करें। तो जिस परमाणु की संख्या अधिक होगी उसे पहले संतुलित करेंगे और जिसकी कम होगी उसे बाद में संतुलित करेंगे। आखिरी और अंतिम बात क्या है, आखिरी बात यह है कि अंत में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, यानी लास्ट में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को संतुलित करना है। तो ये 4 बातें, 4 नियम आपके ऐसे हैं जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको सिखाते हैं, आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से, किस विधि से, किस टेक्नोलॉजी से, मीन्स समझ रहे हैं, किस मेथड से हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो चारों बातें ध्यान रहेंगी, परमाणु की संख्या लिखेंगे, है ना, मुख्य तत्व बैलेंस करेंगे, उसके बाद में अधिक संख्या वाले को पहले, कम को बाद में, और अंत में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो समीकरण संतुलित करना आपको आ गया होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इस बात को समझाने की कोशिश और करते हैं। तो पहले इसे आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हटा देंगे इसे, फिर हम आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताएंगे।
तो आइए अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। सबसे पहले हम आपके सामने एक समीकरण लिखते हैं, Zn प्लस CuSO4 एरो साइन ZnSO4 प्लस Cu, ये रिएक्शन है हमारे पास में। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो नियम फर्स्ट था जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया था, जिन बच्चों को नियम याद हो चुके हैं वो एक बार कमेंट में यस या नो लिखें, जिन्हें याद है वो यस लिखें, जिन्हें नहीं याद है वो नो लिखें। और अभी जो हम बताते जा रहे हैं याद करने की कोशिश करें, और जैसे ही याद हो जाए तो लिखें आप कमेंट में जा कर के कि याद हो गया सर। तो सबसे पहला जो नियम है वो क्या है, वो ये है कि हम अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा अभिकारक, ये वाला क्या है हमारा अभिकारक, जो एरो के इधर साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, वो अभिकारक है, और जो राइट हैंड साइड में है वो उत्पाद है। अब यहाँ पर अभिकारक में भी 2 यौगिक हैं, उत्पाद में भी 2 यौगिक हैं। हमें क्या करना है, कुल मिलाकर के इनके परमाणुओं की संख्या लिखनी है जोड़ जाड़ के। तो नियम फर्स्ट या स्टेप फर्स्ट जो हमारा बनता है, जा कर के इस स्टेप फर्स्ट में हम परमाणुओं की संख्या लिखते हैं, परमाणु की संख्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परमाणु की संख्या लिखेंगे। कौन से परमाणु, अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या भाई लिखते हैं। इसके लिए एक हम सिंपल सा चार्ट बनाते हैं। हम यहाँ पर डालते हैं परमाणु, इसके बाद में यहाँ अभिकारक, और इसके बाद में यहाँ पर उत्पाद। ये 3 बातें लिखनी होती हैं हमें। अभिकारक उत्पाद में परमाणुओं की संख्या हमें लिखनी है। तो अभिकारक में परमाणु कौन सा है, Zn है भाई, एक Zn है। अब Zn हमारा अभिकारक में है और उत्पाद में भी होगा, याद रखना है आपको। ये नहीं है कि Zn अगर अभिकारक में है तो उत्पाद में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं। सारे परमाणु जो आपके अभिकारक में हैं वही उत्पाद में होते हैं। ये नहीं है कि एक नया कंपाउंड तो बन सकता है, नया परमाणु नहीं बन सकता है। हाँ, एक कंडीशन है जब नया परमाणु बन सकता है, और वो ये है कि आप भगवान बन जाएं, तभी बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा। अगला क्या है, Cu। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, S, और अगला क्या है हमारे पास में, O। ये हमारे पास में कुल कितने परमाणु हो गए, 1 2 3 4, 4 परमाणुओं की हमें टोटल अभिकारक और उत्पाद में संख्या लिखनी है। Zn अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी कितना है, 1 है। Cu अभिकारक में 1 है, उत्पाद में कितना है, 1 है। S अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी कितना है, 1 है। और O अभिकारक में कितने हैं, 4, और उत्पाद में भी कितने हैं, 4। हमने किया क्या, अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या लिख दी। अब इतना करने के बाद में हम चेक करेंगे कि अभिकारक और उत्पाद में जो भी हमारे परमाणु हैं वह बराबर हैं या नहीं हैं। Zn से शुरू करते हैं। Zn बराबर है। Cu बराबर है, हाँ सर है, बिल्कुल है। S बराबर है, और O बराबर है, ये भी है। अब हमने देखा कि भाई सारी चीज़ें बराबर हैं, Zn से लेकर O तक सारी चीज़ें बराबर हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे वही सिद्ध होता है जो हम करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे, हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाह रहे थे, जो कि पहले से ही संतुलित है। कैसे संतुलित है, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद इन दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर है आपस में। जब परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वो हमारा समीकरण संतुलित समीकरण होता है। अब हमें इस रिएक्शन के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये पहले से ही बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होती तो यहाँ पर हम छेड़छाड़ करने की कोशिश करते और उसे बैलेंस करने की कोशिश करते।
तो आपको एग्जाम्पल समझ आ गया। अगर इस तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस मिलती है तो पहले नियम के अकॉर्डिंग ही आप चीज़ें लिख करके यहीं पर छोड़ देंगे और नीचे लिख देंगे उपर्युक्त समीकरण संतुलित है। अगर मान लीजिए बैलेंस नहीं होता तो क्या करते, तो हम मुख्य तत्व को बैलेंस करते। अब जैसे अभी तो अगर बैलेंस नहीं होता तो हम ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी ये हमारे तत्व है ना, इन तत्वों को बैलेंस करते जो बैलेंस नहीं होता। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर Zn बैलेंस नहीं होता तो Zn को हम सबसे पहले बैलेंस करते। उसके बाद में अगर Cu भी बैलेंस नहीं होता तो Cu को भी बैलेंस करते। अब बात आती कि किसे पहले बैलेंस करते, तो जिसकी परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होती उसे पहले बैलेंस करते और उसके बाद में कम वाले को बैलेंस करते। और अगर ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस नहीं होता तो लास्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते। ये हमने नियम में सीखा हुआ है और समझा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि आपको रिएक्शन समझ आई होगी कि कैसे बैलेंस की है, नियम भी समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको वीडियो कितने समझ आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो